हेलो बच्चों, मैं अंजू असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मंगलाना। आज अपन बात करेंगे अमेरिकी संविधान की। अमेरिकी संविधान की विशेषताएं या है क्या, व्यवस्था क्या है अमेरिकी संविधान की, कैसे संशोधन होता है, इन सब के बारे में चर्चा करने से पहले हम अमेरिका के संविधान की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। मतलब अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, उसके बाद अपन विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो अगर हम उदय की बात करें तो इसको 4 चरणों में बांट सकते हैं। पहला युग है औपनिवेशिक युग। देखो बच्चों, शुरू से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि अमेरिका के कोलंबस ने 1492 में खोज की थी। और हुआ क्या था कि जैसे भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होता था पहले से ही, 14वीं सदी से या 13वीं सदी से पहले से ही अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार होता था। लेकिन ये व्यापार भूमि के माध्यम से होता था, स्थल मार्ग से होता था, समुद्री मार्ग की जानकारी नहीं थी। तो अमेरिका का जो सम्राट था उसने कोलंबस के जहाज़ को स्पॉन्सर किया था भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए। लेकिन हुआ क्या था कि कोलंबस से पहले भी कई सारे जो उन्होंने भारत की खोज करने की कोशिश की थी, कई सारे नाविकों ने, लेकिन कोई भी अफ्रीकी खंड को पार नहीं कर पा रहा था। कोई भी अफ्रीका के चक्कर लगा के इंडिया तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए अफ्रीकी खंड को अनंत मान लिया था। तो कोलंबस ने क्या सोचा कि क्यों नहीं अपन पूर्व की तरफ यात्रा करने के बजाय पश्चिम की तरफ यात्रा करते हैं। तो कोलंबस जब पश्चिम की तरफ रवाना हुआ तो जहाँ वो सबसे पहले पहुँचा था 1492 में, उस जगह को उसने नाम दे दिया पश्चिमी हिंदू द्वीप। क्योंकि कोलंबस तो इंडिया की खोज में निकला था, इसलिए उस जगह को वेस्ट इंडीज़ नाम दे दिया गया। और जो वहाँ के जो निवासी थे उनके जो स्किन का कलर था, चमड़ी का कलर था, वो थोड़ा रेडिश था, इसलिए उनको कोलंबस ने कहा रेड इंडियन। जिनके लिए अपन अगर सही शब्द काम में ले तो नेटिव अमेरिकन मुझे लगता है ज़्यादा ठीक रहेगा। जब 1492 में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज कर ली गई तो यूरोप के लिए एक व्यापार करने के लिए एक नई जगह मिल गई थी यूरोप को। तो 16वीं-17वीं शताब्दी में कई यूरोपवासी अमेरिका की तरफ रुख करने लग गए। कई यूरोपीय देश जैसे स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, इन देशों ने अमेरिका के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। और इनका यूरोप वासियों का अमेरिका की तरफ रुख करने का मेन कारण धार्मिक और आर्थिक था। जैसे अपन लोग भी उपनिवेश थे ब्रिटिश सरकार के, तो उपनिवेश बनाने का मेन कारण व्यापार था। और इसी तरीके से ब्रिटेन के जो वासी थे, या अपन यूँ कहे कि फ्रांस स्पेन के लोगों ने अमेरिकन भूमि को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया अपने आर्थिक और धार्मिक कारणों से, व्यापार करने के लिए। और धार्मिक कारण क्या थे कि जो यूरोपीय देश है उनमें ईसाई धर्म को फॉलो किया जाता है। ईसाई धर्म को 2 वर्ग ईसाई धर्म में भी है, या ईसाई धर्म 2 वर्गों में बटा हुआ है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। होता क्या था कि अगर सम्राट कैथोलिक संप्रदाय का है तो प्रोटेस्टेंट धर्म को या प्रोटेस्टेंट वर्ग के लोगों को किसी न किसी तरीके से पीड़ित किया जाता था। जैसे उनके ऊपर एक्स्ट्रा धार्मिक कर लगा दिया जाता था, उनकी धार्मिक गतिविधियों पे रोक लगा दी जाती थी। तो वो लोग अमेरिका की तरफ रुख करने शुरू हो गए थे। इसी तरीके से व्यापार करने के लिए भी वो अमेरिका की तरफ उन्होंने जाना शुरू कर दिया। वहाँ से उनको लार्ज स्केल में कच्चा माल मिलने लग गया था। ऐसे करते करते धीरे धीरे जो ब्रिटेन था उसके उपनिवेशों की संख्या 13 हो गई थी। लगभग 75 तक 13 ब्रिटिश उपनिवेशों की भी स्थापना हो गई थी। ब्रिटिश उपनिवेशों के अलावा स्पेन के भी कई सारे उपनिवेश थे, फ्रांस के भी कई सारे उपनिवेश थे। इन उपनिवेशों की जो आंतरिक
जो व्यवस्था है इसके लिए इन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी। मतलब ब्रिटिश उपनिवेश थे तो गवर्न ये ब्रिटेन की तरफ से हो रहे थे। इनके विदेशी संबंध या जो उनके सेना रखनी नहीं रखनी, युद्ध करना, ये सारे डिसीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट लिया करती थी। लेकिन इनकी आंतरिक व्यवस्था कैसी होगी ये वहाँ के जो लोकल व्यापारी थे या वहाँ के जो ब्रिटिश लोग गए हुए थे ये उन पे डिपेंड था। मतलब आंतरिक प्रशासन की उनको अभी भी छूट प्राप्त थी। अब अगला स्टेप अगर अपन लोग देखें तो ये होगा स्वतंत्रता की घोषणा। देखो, जो अमेरिका में यूरोपवासी जाके बसने लग गए थे उनमें से अधिकांश लोग पीड़ित जो यूरोपवासी थे वो अमेरिका में जाके रहने लग गए थे। जो उन्होंने नई सोसाइटी का निर्माण किया था वो अधिक लिबरल थी, वो उदार सोसाइटी थी। और धीरे धीरे इन लोगों ने वहाँ पर अपनी संस्कृति और राष्ट्रीयता का विकास कर लिया था। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी नई राष्ट्रीयता का विकास कर लिया था, जिसको अपन लोग बोले तो अमेरिकी राष्ट्रीयता का विकास कर लिया था। और धीरे धीरे इनका अपने जो मूल देश था उससे लगाव इनका धीरे धीरे कम होता गया था। और फिर क्या हुआ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई ब्रिटेन की कि ब्रिटेन ने इनका ये जो भावनात्मक लगाव था इसको और कमज़ोर कर दिया। 1760 के आसपास क्या हुआ था, ब्रिटेन की जो आर्थिक स्थिति थी वो थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। तो ब्रिटेन ने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए इन पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, उपनिवेशों पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, कठोर व्यापारिक कानून बना दिए गए। इन उपनिवेशों ने उनका विरोध किया। तो इसके लिए एक बहुत फेमस नारा है जो कई बार अपन लोग पढ़ चुके हैं कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। जो वहाँ के ब्रिटिश उपनिवेश थे उन्होंने कर देने से मना कर दिया। और ये जो 13 उपनिवेश थे ये एक दूसरे के अधिक निकट आ गए, क्योंकि इनको सबको मिलकर इंग्लैंड का विरोध करना था या इनको सबको इंग्लैंड से प्रॉब्लम थी। तो ये आपस में एकत्रित होने लग गए या आपस में एक दूसरे के ये निकट आने लग गए और धीरे धीरे अमेरिकी राष्ट्रीयता का और ज़्यादा सुदृढ़ता से विकास होता गया। फिर क्या हुआ, एक ऐसी घटना हुई कि जिसने इनका पूरी परिस्थितियाँ ही बदल दी। 1773 में क्या हुआ कि जैसे पहले से अपन चर्चा करते आ रहे हैं कि ब्रिटेन द्वारा इनके साथ व्यापार किया जाता था। तो एक बोस्टन बंदरगाह है अमेरिका का, मैसाचुसेट्स में। उस बोस्टन बंदरगाह के जो निवासी थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के जो 3 चाय से भरे हुए जहाज़ थे उनको डुबो दिया था। तो ब्रिटिश प्रशासन ने इन विद्रोहियों का दमन करने के लिए बहुत कठोर कानून बना दिए गए। और ब्रिटेन ने जब इनके विद्रोहियों का दमन कठोरता से दमन किया तो जितने भी उपनिवेश थे वो सारे एकत्रित हो गए, वो सारे एक जगह आ गए। और उन उपनिवेशों ने 1774 को फिलाडेल्फिया में एक बैठक की जिसको प्रथम कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम कांग्रेस भी कहलाती है। फिर इस जो प्रथम कांग्रेस थी इसमें क्या किया कि जो दमनकारी कानून थे उनको रद्द करवाने के लिए सम्राट को एक याचिका भेजी थी, लेकिन सम्राट ने उस याचिका को ठुकरा दिया। तो आगे अब इनको क्या स्टेप लेना है, इसको लेके 1775 में फिलाडेल्फिया में ही दूसरे महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया। और इस महाद्वीपीय कांग्रेस ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पेश कर दिया और जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी की नागरिक सेना का सर्वोच्च सेनापति भी नियुक्त कर दिया गया। इतना सब कुछ होने के बाद में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी कोशिश नहीं की अमेरिकी उपनिवेशों से समझौता करने की। तो फिर 4 जुलाई 1776 को औपचारिक रूप से अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 76 से लेके, या मैं ये कहूँ कि 75 से लेके 82, 83, 81 तक युद्ध चलता रहा अमेरिकी उपनिवेश और ब्रिटिश सरकार के बीच में। और अंत में ब्रिटिश सरकार को हारना पड़ा और अमेरिकी उपनिवेशों की जीत हुई। जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ ने अपना त्यागपत्र दिया, उसकी सरकार चली गई। उनकी जगह जो नई सरकार का गठन हुआ उसने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। अब अगला चरण है परिसंघ की स्थापना।
देखो बच्चों, परिसंघ एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो कई जैसे संप्रभु राज्य मिलकर परिसंघ का निर्माण करते हैं और उन राज्यों के पास में संप्रभुता होती है जो कभी भी परिसंघ से अलग हो सकते हैं। हालांकि वो अपने कुछ क्षेत्र में अधिकार त्याग भी करते हैं, जैसे विदेशी मामलों से, विदेश से संबंधित मामले या सेना से संबंधित या सुरक्षा से संबंधित मामलों में कानून निर्माण का या नीतियाँ बनाने का अधिकार भले ही परिसंघ को दे दिया जाए, लेकिन वास्तविक रूप से संप्रभुता राज्यों के पास में रहती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुकाबला करने के लिए जो 13 ब्रिटिश उपनिवेश थे, उन्होंने एक इकाई के रूप में काम करना शुरू किया और लगभग 1777 को एक परिसंघ के स्थापना जैसे इनकी कंडीशन हो गई थी। 1781 में औपचारिक रूप से परिसंघ की स्थापना कर ली गई थी, लेकिन 82-83 के बाद में इनको ये चीज़ समझ में आने लग गई थी, मतलब ब्रिटेन से युद्ध की विजय के बाद में इनको ये चीज़ समझ में आने लग गई थी कि परिसंघ लंबे टाइम तक नहीं चल सकता, क्योंकि धीरे धीरे इसकी व्यवस्था की कमियां सामने आने लग गई। तो एक नया संविधान बनाने की सोची गई, दोबारा संविधान बनाने पर विचार किया गया। तो 1787 को फिलाडेल्फिया में एक सभा आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज वॉशिंगटन ने की थी। ये सभा आयोजित की थी नया संविधान बनाने के लिए। अब इसमें 2 धड़े बन गए थे, जो 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, इसमें 2 धड़े बन गए थे। एक तो वो वर्ग जो संघवाद का समर्थन कर रहा था और दूसरा वो वर्ग जो संघवाद का विरोधी था, मतलब जो परिसंघ को बनाए रखना चाह रहा था, लेकिन अंत में संघवाद के समर्थकों की जीत हुई। अब बात आई कि संघ की फिर व्यवस्थापिका कैसी होगी, व्यवस्थापिका के गठन की पद्धति कैसी होगी, राज्यों को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्या सिस्टम होगा। इसके लिए एक महान समझौता संपन्न हुआ। इस महान समझौते के द्वारा ये निश्चित किया गया कि केंद्र में व्यवस्थापिका के 2 सदन होंगे। जो निम्न सदन है, जिसे प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, इसमें जनसंख्या के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, मतलब जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उस हिसाब से ही उस राज्य के प्रतिनिधि भी प्रतिनिधि सभा में चुने जाएंगे। और दूसरा सदन था सीनेट, जिसे उस सदन भी बोलते हैं। सीनेट में ये व्यवस्था की गई कि हर राज्य से 2 प्रतिनिधि सीनेट के लिए जाएंगे, चाहे वो राज्य जनसंख्या या क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो चाहे बड़ा हो, मतलब सीनेट में हर राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब संविधान का निर्माण तो कर लिया गया, लेकिन इसको तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक वहाँ के राज्यों का 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन नहीं मिल जाता। तो 13 में से 9 राज्यों द्वारा इस संविधान को स्वीकार करना जरूरी था। तो 9 राज्यों ने लगभग 1789 तक आते आते संविधान का अनुसमर्थन किया। तो अभी जो अमेरिकी संविधान है उसका निर्माण 1787 को हुआ था, लेकिन वो 1789 में जाके संविधान सुचारू रूप से काम करना, या ये कहे कि 1789 में संविधान लागू हुआ था, जिसमें अभी तक सिर्फ 27 संशोधन ही किए गए हैं। जो अपने बात की थी संघवाद के समर्थक और संघवाद के विरोधी। संघवाद के विरोधियों ने एक मुद्दा अधिकार पत्र का भी उठाया था कि संविधान में नागरिकों के अधिकार के लिए कोई व्यवस्था, नागरिक अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसके लिए उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि संविधान निर्माण के बाद में जो पहली सरकार बनेगी उसके द्वारा संविधान में अधिकारों को सम्मिलित कर लिया जाएगा। और जो मौलिक अधिकार है वो मूल रूप से जब अमेरिका का संविधान लिखा गया था उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में संशोधन करके जो शुरू के 10 संशोधन है वो मौलिक अधिकारों को ही शामिल करने के लिए किए गए थे। तो इस तरीके से विश्व का पहला निर्मित और लिखित संविधान अस्तित्व में आया। अब अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे अमेरिकी संविधान की विशेषताओं की।